श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा, उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष देखिए, शुरू हो गया सर। आप दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर, इन्होंने हम शांति से सुनेंगे। अरे सुनो ना, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप सर, ये कोई तरीका सर। एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, नहीं, एक मिनट बैठिए। ठीक है, बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था। नहीं शुरू करने वाले थे, वह दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप। नहीं, आपके भाषण को, वो तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा सर इतना कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दें। ऐसे आप आरोप ना लगाए, मेरा यही कहना है। आप तर्क बताइए कहाँ मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप, इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस
बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना, और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग। 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया यह बिल? कहां से आया? सर, ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल, इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है, एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत नहीं है, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं।
आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है सर? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया है, 3R1 कहता है a waqf by user, but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased, irrespective of the period of such session. ये इसके हटाने की क्या जरूरत थी सर? ये हमारा बार बार विभिन्न जजमेंट के द्वारा ये पूरा वक्फ बाय यूजर और इसके बारे में विभिन्न जजमेंट आए सर। मैं जजमेंट पढ़ना चाहूंगा। एम सिद्दीक, राम जन्मभूमि, Muslim law does not require an express declaration of a waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the waqif. तो ये बार बार ये सब विभिन्न जजमेंट के द्वारा वक्फ और ये जो पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी और आज यही विभिन्न क्लॉजेस के द्वारा जजमेंट्स को भी और हाईकोर्ट के ताकत को भी ये कमजोर कर रही है। सर पहले वक्फ क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस, चैरिटेबल। सर आज ये क्या कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम कर रहा है 5 साल के लिए वही आ सकता है, जो इनका 3RA है और जो सेक्शन 104 था। आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये कहते हैं कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं? ये पहले भी था सर। अगर आप 1995 एक्ट पढ़े तो ये पहले भी था, उसमें ये भी था कि 2 से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थी। इन्होंने तो 2 पे ही कैप कर दिया। ये पहले से ही था, ये सिर्फ दिखावा। और इनका 3R4 में जो ये विशेष रूप से विडो, डिवोर्स वुमन और ऑर्फन की बात करते हैं, ये पहले भी था सर। ये पहले भी जो 3R है जिसमें वेलफेयर की उल्लेख है, उस वेलफेयर एंड अदर पर्पसेस में विडो, डिवोर्स वुमन एंड ऑर्फन पहले से ही उसमें समा जाता है। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। सर रिफॉर्म की बात करते हैं सर, इनका क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी है, माना कि कोई भी कानून इस देश का, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कहीं कहीं प्रदेशों में खामियां हैं, वो चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो। लेकिन सर आप चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल और अच्छी तरीके से चले, और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है 7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव, हमारे तरफ से ये सुझाव है
कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। आज ये बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? इन सेक्शन 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. डाइल्यूट कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इंप्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। बार बार ये बिल सर, इतना संशोधन की जरूरत है। ये मैं नहीं कहता कि संशोधन की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय ने बार बार इसका जिक्र किया कि ये बिल कितने बार इसका संशोधन हुआ। इसकी शुरुआत आप जहां से भी पकड़े, आप 1810, 1817, उसके बाद 1954, 1984, 1995, सच्चर कमेटी, रहमान कमेटी 2003। संशोधन चाहिए सर। मैं नहीं कहता कि हम संशोधन के विपक्ष में नहीं, लेकिन संशोधन इस प्रकार का हो जिससे बिल का रूपायन, जिससे बिल और ताकतवर बने। और इन्होंने ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और यहां पे समस्या बढ़ेगी, और मसले बढ़ेंगे, और लिटिगेशन होगा। सर ये इनका क्लॉज 40A पढ़िए सर। इनका क्लॉज 40A, सेक्शन 107, on and from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025, the Limitation Act 1963 shall apply to any proceedings. सर इससे पहले आप जितने बार भी आप इतिहास में जाए, हर बार, क्योंकि ये वक्फ, ये जो प्रक्रिया है, जब से हमारे देश में इस्लाम आया तब से ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत से ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पे कोई पेपर्स नहीं है, कागज नहीं है, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट इनके पक्ष में है। और आज बार बार हमने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक समस्या है। लेकिन आज ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में यहां केस लगे, वहां केस लगे, यहां केस लगे। तो जो भी हमारे यहां पे एक भाईचारा का एक वातावरण है, उस भाईचारे के वातावरण को ये तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। सर ये बात करते हैं कि किस तरह के से ये इन्होंने बोर्ड का डाइल्यूशन किया है। क्लॉज 44, क्लॉज 44 कहता है कि जो सेक्शन 110 है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। सेक्शन 110 क्या है? सेक्शन 110 सर, पावर्स टू मेक रेगुलेशंस बाय द बोर्ड, ये पूरा हटाना चाहते हैं। उसमें क्या लिखा है पेरेंट एक्ट में? द बोर्ड में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार की अनुमति के द्वारा बोर्ड कुछ नियम बना सकते हैं। इन्होंने पूरा वो हटाना की कोशिश कर रहे। क्लॉजेस F और G ये हटाने की कोशिश कर रहे। राज्य सरकार की पावर्स या ये कम करने की कोशिश कर रहे। आप क्लॉज 43 पढ़िए, इसका सेक्शन 109, जिसमें क्लॉज 1A और क्लॉज 4 ओमिट करता है। सेक्शन 109 क्या है? सेक्शन 109 है पावर टू मेक रूल्स, द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इसमें भी आप ये कटौती लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉज 1A, क्लॉज 1A क्या कहता है? अदर पर्टिकुलर्स विच द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे कमिश्नर में कंटेन अंडर क्लॉज F। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कमिश्नर के पक्ष में कुछ नियम बना सकता है, वो पावर आप हटा रहे हैं।
Clause 4, the manner of election of members of the board by means of a single vote. अब ये हटा रहे हैं, इलेक्शन की प्रक्रिया आप हटाना चाहते हैं और आप रिफॉर्म की बात करते हैं। सर आप ये देखिए 83(9), आज बार बार ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाईकोर्ट का कोई भूमिका नहीं है। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो वक्फ का जो ये एक ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आता है वही है, उसके बाद हाईकोर्ट पावरलेस है। ऐसी बात नहीं है। आप पेरेंट एक्ट पढ़िए, आप पेरेंट एक्ट में अगर सेक्शन 83 पढ़ेंगे, पेरेंट एक्ट में सेक्शन 83(9), उसके बाद क्या लिखा गया है? provided that a high court may on its own motion or on the application of the board or any person aggrieved call for and examine the records relating to any dispute and may confirm or reverse the decision. ये पावर हाई कोर्ट में पेरेंट एक्ट में है ही 2013 के संशोधन के बाद। तो क्यों बार बार आप ऐसा एक भ्रम फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है? अगर कहीं अन्याय हुआ है, अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट आपके पास पावर है कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो वो आपके पास सेक्शन 97 के द्वारा आप स्टेट बोर्ड को आप डायरेक्शन दे सकते हो। मैं पढ़ूं 97। Directions 96 for the power of the central government to regulate secular activities of OCUF. Powers 97 directions by state government subject to any directions issued by the central government under section 96. The state government from time to time give to the board such general or specific directions as the state government thinks fit. मैं जानना चाहूंगा, आपके बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी सरकार है। आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का आपने इसका इस्तेमाल किया? कहीं भी आप अगर नाइंसाफी हुआ तो कितने बार आपने सेक्शन 97 का आपने इस्तेमाल किया? उसका बोलिए, फिर जाके बोलिए कि ये जो पेरेंट एक्ट है ये कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है, अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में मवम की बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? सर आज आप देखिए कितनी दुख की बात है। सेक्शन 64 क्लॉज 29 64 ये एक्ट सर क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है? न्यू एक्ट में सेक्शन क्लॉज नंबर 29L, क्लॉज नंबर 29L में लिखा है कि अगर is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful Activities Prevention Act 1967, यूआपा आपने लाए, ठीक है, आप कहीं रिग्रेस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूआपा का संशोधन लाना चाहते हैं, आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये यूआपा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में है, या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं?
जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की, जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो? जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद, और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है. जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है. सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है. ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है. मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है. पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है सर पढ़ लेते हैं. आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे. और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया. ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर. पूरी तरीके से वोटिंग हो गई. एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें. सर इन्होंने जेपीसी की बात की. अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता. इन्होंने उल्लेख किया, इसलिए मैं करना चाहता हूं. इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में. सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर इनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर. ऐसे भी आए सर. जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए उठा रहे हैं सर. इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है. तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है. तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है. आज भी आरटीआई एक्ट में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर मैं भी अपने जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है, सर आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप हमसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसीलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसीलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री